ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद से लगातार खबरों का सिलसिला चला जा रहा था। युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है। भारत के लोगों में उत्साह भी था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। उसके बाद जिस तरह से युद्ध विराम या सीज फायर की घोषणा की गई, जिसे भारत सरकार अंडरस्टैंडिंग भी बोल रही है, कई तरह की बातें उठने लगी थी क्योंकि पाकिस्तान जो नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहा था, उसने अपने देश में उनके प्रधानमंत्री ने आकर ये साफ-साफ बोल दिया कि हमने फतह हासिल कर ली। और उसके बाद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत के तीनों सेना अध्यक्षों ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो थोड़ा-सा हम ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर। हमारे साथ हैं कैप्टन आलोक बंसल जी। आलोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आलोक जी, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले ये थोड़ा-सा एक रिमाइंडर, हालाँकि हमारे दर्शकों को पता ही होगा लेकिन फिर भी हम बता दें कि भारतीय थल सेना के हमारे महानिदेशक ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकियों का खात्मा करना था। हमने 100 आतंकियों को खत्म किया। आतंकी ठिकाने उड़ाने के उन्होंने सबूत भी दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये भी बताया कि सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। उन आतंकवादियों के नाम भी बताए जो इस ऑपरेशन में मारे गए। मुदस्सर खान, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर जैसे 3 बड़े आतंकियों को ढेर किया। कई ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई गई और ये दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने आवाम को मूर्ख बना रहा था कि हमने ये तहस नहस कर दिया, हमने भारत का इतना नुकसान कर दिया। ये तमाम सबूत हमारे सेना अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए कि भारत को किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का है। अब ये पाकिस्तान की विडंबना है कि वहां के सियासतदान जितने धूर्त हैं, वहां की आवाम उतनी ही जाहिल है। वो जो बोलते हैं वो मान लेते हैं, सबूतों को भी नकारते हैं। आलोक जी, अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सेनाध्यक्षों ने भारत की कामयाबी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के सबूत दिए हैं, उनको देखने के बाद भारत की जनता को सुकून तो मिला है, लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखेंगे? एक सीज फायर की घोषणा के बाद एक उत्साह कम हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को यह तसल्ली मिली कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल था, उसके अंतर्गत जब सीज फायर हुई तो एक निराशा का वातावरण था। लोगों को लगा कि हमने क्यों ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। और जिस तरीके से उस सीज फायर का की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से हुई, वो और भी ज्यादा समस्याग्रस्त बात थी। लेकिन उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने, विदेश सचिव ने भी ये कहा कि हमने सीज फायर जो है जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात की और उसके बाद हमने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका से कई ट्वीट्स आई जिसमें उन्होंने इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की कि उनकी मध्यस्थता में इस शांति वार्ता संभव हुई और ये सीज फायर हो पाया। उसके आगे उन्होंने और भी बातें की। उसके बाद थोड़ा एक निराशा का वातावरण अवश्य था देश में। लेकिन कल डीजीएमओज ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें बोली जो बहुत साफ समझने की है। पहली चीज तो उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन का। इसका ऑपरेशन का उद्देश्य ये था कि हम जो है आतंकवादियों को और उनको पालने पोषने वाले संगठन और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर, और उसमें हम पूरी तरह सफल रहे। हमने 6 और 7 की रात में कहाँ-कहाँ हमले किए। वो जगह जो थी बहावलपुर जैसी भी थी जो 100 किलोमीटर दूर थी सीमा से, और वो जगह भी थी जो सीमा के जस्ट पार थी। और 3 आतंकवादी संगठन विशेषकर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे या जो उनके केंद्र थे उन पे हमला हुआ। जैश-ए-मोहम्मद पे मुख्यालय बहावलपुर में हमला हुआ। मुरीद में जो लश्कर-ए-तौयबा का मुख्यालय था उस पे हमला हुआ। और यहाँ पे जो लोग मारे गए उनकी संख्या भी बताई गई और जो प्रमुख आतंकी मारे गए उनके नाम भी दिए। तो पहला उद्देश्य जो था हमारी का वो पूरा हुआ। और उन्होंने कहा उसके बाद हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इसको बढ़ाएं या किसी सैन्य ठिकाने पर या किसी सिविलियन टाइप ठिकाने पर हमला करें। पर पाकिस्तान ने चूंकि हमला किया इसलिए हमको उसके बाद हमला करना है। और हमने उसके बाद जो है उनके, तब भी हमने जो हमले किए वो काफी संयमित थे और सटीक थे। हमने सिर्फ उनके वायु अड्डों और ऐसी जगह जहां से कि हमले हो रहे थे उन पर हमले किए और उन्होंने उनकी
सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा के दिखाया कि हमने रेडार को खत्म किया, हैंगर को डिस्ट्रॉय किया, हमने क्या रनवे के ऊपर बॉम्ब गिराया, और उनकी सबकी पिक्चर दिखाई गई, पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति थी। तो अगर किसी के दिमाग में कोई शक और शुबहा हो कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, तो वो दूर हो जाए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमने किया, और उन्होंने कहा जब तक हमने, उनका रिएक्शन था, हमने उसका जो प्रतिक्रिया है वो हम करते रहे, उनकी हर कार्य की प्रतिक्रिया की। और अब चूंकि वो कुछ नहीं कर रहे और उन्होंने सीज फायर की बात की, तो हमने इसको मान लिया, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज हमें समझनी चाहिए कि इस पूरे ऑपरेशन में कुछ ऐसी सैन्य प्रणालियां बहुत ही सक्षम और सफल होकर उभरी है। उसमें एक भारत की जो जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है, वो मिसाइल बहुत ही सफल रही। अगर आप देखे हो तो जो कई हमने जो हमले किए वो पाकिस्तान के काफी अंदर किए गए, जैसे जेकोबाबाद। आलोक जी, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आपसे हम इस पे बात करेंगे हमारी तकनीकों के बारे में। लेकिन टिक्कू जी, मैं अभी जो बात कर रही थी आलोक जी से कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारतीय सेना की, उसका महत्व क्या है आपकी अगर नजर से देखा जाए तो वो कितनी महत्वपूर्ण थी? देखिए, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल एयरफोर्स ऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस ने कॉन्फ्रेंस ली, उसमें जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई वो था 7 से लेकर 10 तारीख तक जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिलिट्री कार्रवाई हुई उसका डिटेल में उन्होंने वर्णन किया। और उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने जो कार्य किया उसके ऊपर उन्होंने डिटेल चर्चा की। मुझे लगता है कल की ब्रीफिंग से किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब ब्रीफिंग जो थी वो तथ्यों के साथ थी, वीडियो रिकॉर्ड दिखाई गई। तो हमने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्षति पहुंचाई है और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या हमला किया और उसका नतीजा क्या निकला, कितने उनमें से इंट्रूड कर पाए, कितनों को हवा में डिस्ट्रॉय किया या कितने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर नुकसान पहुंचा, वो डिटेल में कल एक ब्रीफिंग थी। मुझे नहीं लगता देश में किसी को इसमें अब संदेह होगा कि पाकिस्तान को काफ़ी सारी क्षति पहुंची हुई है। मैं अब अगर इसके विषय में थोड़ी सी हम बात करें, आलोक जी ने बताया कि एलईटी और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर उनको हमने दोस्त किया। हिजबुल मुजाहिदीन का कोई ठिकाना नहीं था इसमें, सिर्फ लश्कर तोयबा का था और जैश ए मोहम्मद का था। हिजबुल मुजाहिद के ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ हमने कोई हमला नहीं किया। जो ये युद्ध है भारत और हम इसे युद्ध ही नाम देंगे, हालांकि क्या होता है कि हम उसको पुराने युद्ध के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हर युद्ध अलग होता है और उसकी कार्यप्रणाली अलग होती है, उसमें क्या हथियार यूज़ होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मर्ड वॉरफेयर और एयरफोर्स हो गया, उसके बाद अलग अलग ये वॉरफेयर जो है, ये जो लेटेस्ट है, खासकर ये शुरू हुआ यूक्रेन रशिया के युद्ध से। इसमें आपने देखा होगा लैंड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें कुछ चीज़ें विशेष जोड़ी गई। एक तो ड्रोन्स हैं, दूसरा यूएवीज है और तीसरा मिसाइल है। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट का भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ, और जब हुआ तो क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट की स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो बहुत बड़ी है, तो उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने ही इलाके में फ्लाई करके वो पाकिस्तान के जो हमारे ठिकाने थे, जो ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। यही हमारा मिसाइल्स का भी है, ब्रह्मोस का हो या आकाश मिसाइल जो एंटी एयरक्राफ्ट, काफ़ी बहुत मजबूत प्रूव हुआ है इस लड़ाई में। तो मैं मानता हूं कि इस जंग में जो है न सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, लेकिन हमारे पास जो हथियार हैं कुछ उनमें से इंडिजिनस हैं, ब्रह्मोस इंडिजिनस है, आकाश इंडिजिनस है, और कुछ जो हमने विदेश से खरीदे थे जैसे S-400,
तो मुझे लगता है पूरे विश्व ने देखा है कि भारत के पास जो हथियार हैं, वो एंटी एयरक्राफ्ट हो, एंटी ड्रोन हो, वो आर्टिलरी हो। आर्टिलरी में तो इतना हमारे को वैसे पहले ही पता था, बिकॉज 155 मिलीमीटर और शिल्का का इस्तेमाल पहले होता रहा है। लेकिन भारत ने जो है इस छोटे से 3 दिन के युद्ध में दुनिया को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 2-3 चीजें बताई, उनका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। पहला कि जो पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि भाई आप कुछ भी करोगे, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, पाव शेर क्या क्या, वो उनके मंत्री तक ये इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते थे। वो हवा उनकी वो जो एक भूत सवार था उनके, जिससे वो दुनिया को डरा रहे थे, वो खत्म हुआ। लेकिन कुछ हद तक दुनिया को वो डराने में कामयाब हुए, लेकिन भारत को डराने में उनका कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बालाकोट में जो स्ट्राइक करी थी वो डीप पाकिस्तान के अंदर थी, लेकिन वो ऐसी जगह थी कि जहां वो नुकसान हुआ, पाकिस्तान की आम जनता को और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, मिलिट्री एसेट्स को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो हमला है, ये तो बिल्कुल मिलिट्री एसेट्स के हुआ। जो सेकेंड डे रात को हमने 14 मिलिट्री एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया, वो बहुत खतरनाक था। और पाकिस्तान इसी वजह से घबरा के अमेरिका के पास गया, भाई हमें बचा दो। आपने शायद सुना होगा, अभी डिटेल्स आ रही हैं, केराना और चगाई हिल्स में भी हमारा हमला हुआ है। आपको पता होना चाहिए, चगाई में उनके जहां परमाणु इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था जी, में उन्होंने रखा हुआ है। और वहां पर छगाई में तो 4.2 रिक्टर स्केल पे भूचाल आ गया, और इसकी जानकारी अमेरिका को मिली। उसके बाद छगाई में भी, छगाई के पास भी उनके न्यूक्लियर हथियार हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। वहां भी जबरदस्त एक भूचाल आया, धमाका हुआ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, छगाई में 7 एंट्रेंसेस, 7 टनल हैं, और टनल का बड़ा एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं। जब हम कहते हैं कोई ऐसे अथॉरिटेटिव आधिकारिक तौर पर तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन सबको पता क्या हो रहा है। आजकल सैटेलाइट का जाल बिछा हुआ है, सबको पता चलता है क्या हो रहा है नीचे जमीन पर। मुझे लगता है कि छगाई पर जो हमला हुआ, उसने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से अनर्व कर दिया। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर 7 में से 6 टनल्स ब्लॉक हो गई हैं, तो और धमाका हुआ है कि रिक्टर स्केल पे 4.2 का भूचाल आया, तो वहाँ जो न्यूक्लियर हथियार है उनकी कितनी हानि हो गई होगी। और जब न्यूक्लियर हथियार की हानि होती है तो उसमें रेडिएशन निकलता है, वहाँ कोई जा ही नहीं पाएगा। जो जितने लोग अंदर है उनका पता ही नहीं चलेगा आपको। ये बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान को। और सेम थिंग चिगाई में भी हुआ, चिगाई में तो इससे ज्यादा ही हुआ। तो हम ये अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका से जो रेडिएशन मेजर करने वाला एयरक्राफ्ट होता है वो लैंड हुआ है उधर। पहले तो वो घूम भी रहा था ऊपर, फिर लैंड किया है। अभी मैंने सुना है कि वो एक प्रकार की, इजिप्ट में एक प्रकार की सॉइल होती है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, वो भी लैंड हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में ही सब कुछ घूम रहा है आजकल। अथॉरिटेटिव न्यूज तो बहुत दिनों के बाद आती है। तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो उनको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, जो उनको काम दिया गया था, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कल बोला है। जो तीनों आर्म्स के हमारे पास ये थे स्पोक्स पर्सन, क्लियरली उन्होंने बोला है, उन्होंने किया क्या, उसे पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंची। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही दिन, मेरे ख्याल से या दूसरे दिन, उन्होंने बोला कि हमने 5 भारत के जहाज उड़ा दिया। पता नहीं कहाँ से उड़ा दिए, कहाँ गिर गए वो, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया से लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन, उनके विदेश मंत्री खुद बताते हैं। उन्होंने बोला भी, जब उनको इंटरव्यू में पूछा कि आपको आप एविडेंस दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, उन्होंने बोला सोशल मीडिया में घूम रहा है। तो एनीवे, अगर भारत का नुकसान हुआ भी होगा, आपने देखा होगा वो एयर मार्शल जो थे एयर ऑप्स के, उन्होंने क्लियरली बोला लड़ाई में नुकसान होता है, लेकिन हमें उनके नुकसान और हमारे नुकसान के बारे में हम जानकारी नहीं देंगे कि वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर
एंड हम एडवर्सरी को कोई इसकी एडवांटेज देना नहीं चाहते हैं बाय एन्यूमरेटिंग किसका कितना नुकसान हुआ। दैट इज वाई उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के इतने एयरमैन मर गए या उनका इतने फौजी मर गए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला हमको ऑब्जेक्टिव मिले थे, हमने डिस्ट्रॉय किया, बॉडी बैग सब काउंट करने के लिए यहाँ नहीं है। पाकिस्तान ने भी एक मैं मानता हूँ कि JF-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं मालूम है कि F-16 का उन्होंने इस्तेमाल किया कि नहीं, लेकिन JF-17 का जो 2 जहाज गिरे हैं, अगेन ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो दूसरे ही दिन उनके DGISPR जो है उनका, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया। तो लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना इस टाइम, लेकिन डेफिनेटली हमारे इधर मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हिट नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल क्लियरली सिविलियन एरियाज हिट हुए हैं, जबकि उन्होंने भी माना है कि उनके देश में मिलिट्री एसेट्स, एयर एसेट्स को बर्बाद किया गया, काफ़ी उनको क्षति पहुंचाई गई है। जी, बिल्कुल 30 से 40 सैनिक ऐसा बताया जा रहा है उनके ऑफिशियल जो हैं, आर्मी ऑफिशियल्स और सैनिक मिला के वहाँ पर मारे गए हैं इस आतंकी हमले में। आलोक जी, अभी जैसे टिक्कू जी बोल रहे थे कि न्यूक्लियर जो चागाई की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर होगी अगर ऐसा कुछ होता है कि परमाणु ताकत पर हमला किया गया है और नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो बात की जा रही थी, हम बात कर रहे थे, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई वो तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सेना ने बता दिया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उससे ये भी पता चलता है जिन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उसकी भी पोल खुली है? देखिए, ऐसा है कि ये युद्ध बड़ा विशेष था। दोनों ही सेनाओं ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि उनका कोई भी प्लेटफॉर्म जो है सीमा के उस पार गया। ना उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके वायुयान हमारी सीमा में आए, ना हमने कभी क्लेम किया कि हमारे वायुयान उनकी सीमा में गए। तो जितने भी हमले हुए वो अपनी सीमा के अंदर रहकर हुए, और किसी भी युद्ध में नुकसान होता रहता है। और यही बात हमारे जो कल DGMO की ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम ये नफा नुकसान नहीं गिन रहे कि कितने प्लेटफॉर्म गिरे, कितने गिरे, क्या गिरे। जो खबर आई है पाकिस्तान से उसके अनुसार उन्होंने JF-17 का प्रयोग किया कि नहीं किया, लेकिन J-10C जो सबसे उन्नत वायुयान है चीन के द्वारा डेवलप्ड, उसका प्रयोग किया जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। और ऐसा सुनने में आया है कि PL-15 जो उनकी सबसे उन्नत जो एयर टू एयर मिसाइल है उसका भी प्रयोग हुआ है इसमें, ऐसा सुनने में आया है। उनकी कितनी सफलता हुई, क्या हुआ, ये तो अब इसका एनालिसिस बाद में, क्योंकि पाकिस्तान के हथियारों की क्या स्थिति रही उसके बारे में कुछ कहने की अभी हम स्थिति में नहीं है। लेकिन पर उनका डिफेंस सिस्टम तो सर एक तरह से फेल हो गया ना, अगर देखा जाए जो भारत ने सटीक निशाने लगाए वो सटीक जाके लगे हैं, तो जो डिफेंस सिस्टम है उसका फेलियर तो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, एयर डिफेंस सिस्टम उनका ओवरवेल्म हो गया जो हमने किया, और ये हमारी जो टैक्टिक्स थी और हमारे जो हथियार थे, उन्होंने जाके कई जगह उनके रेडार गिराए, कई जगह उनके टर्मिनल्स गिराए, कई जगह उनके रनवे को गिराया। पर ये हमारे हथियारों की सुगढ़ता बेहतर दिखाता है बजाय उनकी विफलता, क्योंकि उनकी विफलता तो अभी तक जो हथियार थे उसके अनुसार बनी थी, लेकिन हमारे जो हथियार थे, जो ब्रह्मोस है, वो दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल है। उन्होंने शायद ऐसे हथियार की कल्पना नहीं की थी। अगर आप देखिए ब्रह्मोस की जो स्ट्राइक हुई है, कल जो फोटोज दिखाई थी, आप देखिए बिल्कुल रनवे के बीचों बीच जाके वो लगी है। मतलब इतनी क्लैरिटी, जैकोबाबाद में जो कि इतने अंदर है, आप देखें उत्तरी सिंध में है, बलूचिस्तान के साथ लगा हुआ जैकोबाबाद, वहां पे किस तरीके का हमला हुआ। आप देखिए कराची के उत्तर में जो उनके एयरबेस पे हमला हुआ है वो देखिए, वो भी ये सारे सिंधु नदी के पश्चिमी ओर है, पूर्व की ओर नहीं है, सिंधु नदी के भी पश्चिम में, तो ये काफी डीप हुए हैं। और ये हमारे हथियारों की जो है जो सटीकता है वो दिखाता है कितने सटीक निशाने लगे। अगर आप देखें जितने भी एयरपोर्ट्स में हमले हुए, चाहे नूर खान हो जो उनका बड़ा भारी एयरबेस है, सरगोदा हो जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट एयरबेस है, उन सब में जो हमले हुए बिल्कुल सटीक हुए। आप देखिए हर जगह बिल्डिंग्स पे हमले हुए, जहां पे भी किए, रेडार पे हुए, रेडार पे हुए, हैंगर पे हुए, हैंगर पे हुए, रनवे पे हुए, रनवे, बिल्कुल सटीक, सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमले किए हुए और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो पहली जो हमारी सफलता है बहुत बड़ी, वो कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है
वो अब विश्व में स्थापित हो गई। इससे पहले भी फिलीपींस हमसे मांग चुका है, हम उनको देना शुरू कर चुके हैं। अब देखिएगा, अब दुनिया के कई राष्ट्र भारत से ब्रह्मोस की मांग करेंगे। इससे पहले भी खबरें आई हैं कि कई राष्ट्रों ने भारत से निवेदन किया था कि उनको ये मिसाइल दी जाए। हम इसके ऊपर विचार कर रहे थे, अब और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने इस दौरान हमास की टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स भेजे, अधिकतर अनआर्म्ड, कुछ आर्म्ड, अलग अलग तरीके के, अलग अलग। उसका उद्देश्य यह था कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम जो है ओवरवेल्म हो जाए। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 से लेके आकाश और अन्य सिस्टम थे, उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली करीब करीब सारे ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। और इसमें हमारी जो मिसाइल थी, इंडिजिनस मिसाइल थी आकाश, उसकी सफलता स्थापित हुई। ये पहली बार थी कि जब आकाश का युद्ध में प्रयोग हो रहा था और आकाश ने दिखला दिया दुनिया को कि ये कितनी सफल एंटी एयर जो एयर डिफेंस प्रणाली है। और इसके बाद मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर दुनिया के कई राष्ट्र भारत से इसके लिए भी ऑर्डर प्लेस करें कि हमें आप आकाश भी दीजिए। और इस दौरान हमने देखा कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम जो था इम्पेकेबल था। उन्होंने हाथों मिसाइल फायर की, उसको एंगेज किया। उन्होंने जितनी मिसाइल्स फायर की सारी मिड एयर एंगेज हो गई। पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा लेके बैठा है कि हमने इस पे हमला कर दिया, उस पे हमला कर दिया, पर हकीकत ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किसी भी एयरबेस पे कोई हमला नहीं हुआ। किसी भी मिसाइल बैटरी पे, मिसाइल स्टोरेज स्पेस पे जो वो क्लेम कर रहे हैं, हमले नहीं हुए। सारी मिसाइल्स एयर में एंगेज हुई और ये सब लोगों ने देखा जो उस जगह पे थे, उन्होंने बड़ी क्लियरली देखा। हमने सिरसा के ऊपर एक मिसाइल एलिमिनेट की, जगह जगह की गई। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो ड्रोन से लेके मिसाइल तक को ट्रैक कर रहा था और एंगेज कर रहा था, उसकी सफलता भी स्थापित हो गई। चाहे S-400 हो या आकाश हो या जो भी हमारे सिस्टम थे। अगर छोटे ड्रोन के खिलाफ अगर स्मॉल आर्म्स यूज हो रहे थे या कुछ हो रहे थे, शेल्स हो रहे थे, L-70 गन्स का प्रयोग किया गया। तो जिस तरीके का टारगेट था उसके अलावा खिलाफ कौन सा हथियार यूज किया गया, ये हमारी सफलता को दूर से। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी सफलता कई क्षेत्रों में हुई, कई माने में हुई। पर दो प्रणालियां जो भारतीय हैं और जिनका कि विश्व अब लोहा मानेगा, वो एक ब्रह्मोस है और एक आकाश है, जिसकी सफलता अब वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गई। बिल्कुल, अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो उसने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कर्नल टिक्कू, हमने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेना की, उसमें उन्होंने खुद बताया कि पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसकी आवाम अपने प्रधानमंत्री के झूठ पर कि हमने फतह कर ली है, सड़कों पर जश्न मना रहे थे। उन्हें शायद ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान की सेना ने अपने सिविल एविएशन को, अपने सिविल जो एयरक्राफ्ट थे, उनको आड़ लेकर काम किया है। अगर एक भी निशाना गलती से उस पर लग जाता तो वो अपने नागरिकों की जान को जोखिम में डालकर, इनफैक्ट उनको ढाल बनाकर, शील्ड बनाकर ये युद्ध लड़ रहे थे। ऐसे में अगर देखा जाए कि भारतीय सेना को देखा जाए टिक्कू जी, और पाकिस्तानी सेना को देखा जाए, भारतीय सेना का प्रोफेशनलिज्म और पाकिस्तानी सेना की धूर्तता, क्या ये भी इन 3 दिनों के छोटे से वॉर में साफ नजर आती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो जब लाहौर में, देखिए, जब लाहौर में अटैक हुआ था, लाहौर में ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? उनका रडार सिस्टम खत्म करना, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस खत्म करना। और मैं आपको बताता हूँ, लाहौर जो था टोटली इट वाज लाइंग प्रोस्ट्रेट। मतलब आप लाहौर के साथ कुछ भी कर सकते थे उसके बाद, क्योंकि उनके पास आपके जहाज को, मिसाइल को, ड्रोन को रुकाने का कोई साधन नहीं था, बिकॉज रडार खत्म हो गया और आपके एयर डिफेंस गन्स खत्म हो गए। ऐसे हालात में आपने देखा होगा, एक सऊदी अरेबिया से जहाज आ रहा था और बिल्कुल उसका ट्रैक हो रहा है। आजकल तो हर एक चीज़ ट्रैक होती है, और वो उन्होंने इस दौरान लैंड करने दिया। ये मुझे लगता है, अब ठीक है, भारत जो बोलता है आप यकीन मत करो उस पर, लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तो अपने नियम हैं, उनकी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के तो पाथ जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, कौन जहाज कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है। ये हाईली मॉनिटर्ड सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया को नहीं पता है। तो मुझे लगता है भारत को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत की प्रशंसा ज़रूर होगी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में आप एक सिविल एयरक्राफ्ट को भेजते हो, इतने बड़े सिविल एयरक्राफ्ट को भेजते हो। आई थिंक इट वाज एयरबस 380,
तो वो और भारत ने उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मानता हूं कि एविएशन इंडस्ट्री में इसकी ज़बरदस्त तारीफ होगी, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए कि वो कैसे सिविल एयरक्राफ्ट को एक ढाल बनाता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ना, हम भारत में हमारे हम मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूँ, हमारा क्या कंसेप्ट है पाकिस्तान का। जैसे हम अपने साथ उसको कंपेयर करते हैं, एक राष्ट्र है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आंसरेबिलिटी है लोगों की। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ लोग मैटर ही नहीं करते, वहाँ सिर्फ आर्मी मैटर करती है। और आजकल भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो इनके मिनिस्टर आते थे पार्लियामेंट में, जो वो आमतौर पर वो इसलिए आते थे विदेशों को सुनाने के लिए कि भाई हमारी डेमोक्रेसी, हमारी बात। लेकिन जो वो कहते थे वो मुनीर बताता था, वो जनरल मुनीर बताता था। तो वहां कहते पर पपेट्स हैं वो, तो सारे वहां के सियासतदान जो हैं आर्मी के हाथ के कठपुतली हैं वो सब। एब्सोल्यूट अब थोड़ा बहुत तो उधर आर्मी सिविलियनों का कंट्रोल था। जब उनका एनएसए सिविलियन होता था, उसको भी अब आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया उन्होंने। दिस इज नथिंग रियली। वहां पर लोगों के प्रति वो है ही नहीं डेमोक्रेसी। वो जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में बैठा है। तो मैं इस चीज में शायद पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को इस चीज की चिंता नहीं है कितने सिविलियन मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे। मैं तो पहले से ये कह रहा था, और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा उनके। देखिए, हमारे देश में आपको हर 5-6 महीने में बड़ा हादसा होता है, पहले भी होता था। और पिछले 2023 से लेकर रियासी, कठुआ, पहलगाम, कुपवारा, ये कितने सारे हुए, एक नहीं हुआ, कितने सारे अटैक हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि भारत इसका उनसे कोई उनके ऊपर कॉस्ट नहीं डालता था, उसकी कीमत नहीं पाकिस्तान को अदा करनी पड़ती थी। ये पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी 2016 में, थोड़ा सा उनको इशारा लगा कि भारत अभी मानने वाला नहीं शायद हमारे साथ। फिर बालाकोट हुआ, लेकिन उस बालाकोट 19 में हुआ, 6 साल हो गए, तो उन्होंने फिर सोच लिया अरे ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो भारत तो एक्सेप्ट करता रहेगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, दो चीजें, एक तो जो हमने उनके मिलिट्री एसेट्स को बर्बाद किया, सटीक निशाने पर हमारे जो नया वेपन सिस्टम पहली बार यूज हो रहा था, आकाश पहली बार यूज होता है, S-400 पहली बार यूज हो रहा, ड्रोन पहली बार यूज होते, यूएवी पहली बार यूज हो रहे थे, जो उनके सटीक निशाने लगे। ऐसा नहीं है कि हमने जंग, पहले तो बालाकोट में उन्होंने बोला वो जंगल में गिर गया, कुछ पेड़ काटे, आप तो नहीं बोल सकते। एक तो है ने हमने वो थ्रेशोल्ड पार कर दिया है, और वो थ्रेशोल्ड पार करने से एक मैसेज तो क्लियरली गया कि भाई आप अगली बार करोगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके मिलिट्री एसेट्स को ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मैं तो उस सोच विचार का हूं। मैं बहुत नाराज हो गया था, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था जब हमने ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, युद्ध विराम नहीं कहना चाहिए बिकॉज अभी भी युद्ध चल रहा है, फौजें वहीं की वहीं हैं, और जिस प्रकार से वो हुआ बहुत गलत था, उससे हमारे देश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। ये उसमें अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे देश को मालूम है कैसे वो हुआ। देश में बहुत गुस्सा था इस बात का। मैं तो सोचता था ये मौका है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने का, लेकिन तो हमने आप बताइए कि ये मौका कैसे चूक गया भारत, और क्यों चूका ये भारत? मैं जो मुझे आलोक जी की अपनी व्यू होगी, मेरी जो व्यू, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है, जब मैं मानता हूं जो टिपिंग पॉइंट था वो छगाई और किराना पर जो हमला था, किराना का खासकर, क्योंकि वहां पर जो कार्रवाई हुई उससे पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त झटका लगा। और मैं इस बात से मैं पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वहां पर सब एक से बड़ा एक जहादी, अब तो उनका जहादी चीफ बना है, तो उन्होंने जरूर अमेरिका को फोन किया होगा कि भाई हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं, जिससे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो वो घबरा गए। पहले तो उन्होंने बोला था कि अपनी समस्या है खुद उसको सॉर्ट आउट करेंगे, विच आई थिंक वाज अ राइट डिसीजन टू टेक। लेकिन जब ये हुआ वो घबरा गए, और घबरा इसलिए गए, मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ। घबरा इससे गए, वो भी नहीं चाहते पाकिस्तान का खात्मा हो। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की,
That's an insult to India. कहा two great nations. Pakistan is a great nation, jihadi nation. What great nation is Pakistan? क्या greatness उन्होंने दिखाई है? Yes, for America it serves a purpose. क्योंकि उनके foreign minister, defense minister ने शायद एक दो दिन बाद we were doing America's dirty work for 30 years. तो America wants कि पाकिस्तान उनका dirty work करता रहे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो खत्म हो जाए. चाइना के लिए भी पाकिस्तान is a state, it's a satellite state of anybody who pays them money and they do this dirty work for them. Therefore मैं मानता हूं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन प्रेशर का मतलब नहीं कि हमने उनकी बात सुनी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही उतने थे, लेकिन जिस प्रकार से वो हुआ उसमें देश में बहुत गुस्सा है. क्योंकि 11:50 पर DGMOs की मीटिंग हुई, जो ब्रीफिंग हुई, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी वाज देयर वाज नो इंडिकेशन कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स हम बातचीत की तरफ जा रहे हैं. कोई इंडिकेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. दे ओनली गेव ब्रीफिंग, आज ये हुआ, पाकिस्तान ने ये किया, हमने ये किया, जैसे नॉर्मल 2 दिन से चल रही थी. कोई इंडिकेशन नहीं थी. और आप 3:15 बजे 3:30 बजे ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, वो तो उसने तो देश को हिला के रख दिया. उससे ये भी हुआ कि यू हैव अलाउड, जो हमारा स्टेटेड पोजीशन है कि विल नॉट अलाउ थर्ड पार्टी, वो भी हो गया. आपने कैसे करने दिया? लेकिन मैं मानता हूं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें खूब हुई है. हमें मालूम है प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे काम करता, सवेरे उठकर उसको ट्वीट करना है. उनको रशिया में कोई सफलता नहीं हुई, गाजा में कोई सफलता नहीं, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि गाजा में वो हमस से बात करने लगे हैं कि वो ट्रांजैक्शनल है. हमस आपको क्या देगा, हम आपको ये दे देंगे. हमस से भी बात कर लें, जिस हमस को वो दे हैड स्वर्न टू फिनिश. तो उन्होंने, ट्रंप साहब ने क्रेडिट लेने के लिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि देयर आर डिप्लोमेटिक नाइसटीज, और इंडिया बहुत जबरदस्त एम्बैरेस हो गया इससे कि अगर हमने सुनना ही है तो अपने अथॉरिटी से सुने हम. तो जब 11:50 पर वो मीटिंग हुई थी और मेरे ख्याल से आधे घंटे में खत्म हुई, 2 या 3 घंटे में वो मैसेज पूरी फ्लैश हो गई कि ट्रंप ने बोला मैंने दोनों के बीच में, और उसने यूज किया सीज फायर. उसने ये भी बोला बिटवीन द टू नेशन, टू ग्रेट नेशंस. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया. हमें कोई एक्सेप्टेबल नहीं है ये भाषा. हम दोनों के साथ व्यापार शुरू करेंगे, व्हाट नॉनसेंस. लेट हिम डू व्यापार विद एनीबॉडी हु वांट्स. आई मीन, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है. वी हैव अ स्टेटेड पोजीशन. वी आर अ डेमोक्रेसी जहां पर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट को निकाला जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है. वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक लाइक पाकिस्तान, एंड दिस मैसेज शुड गो टू अमेरिका कि ये नहीं चलेगा. एंड वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम. व्हाट डू वी वांट देम? दे वांट अस. उसको हमें चाहिए पैसिफिक में उनकी चाइनीज फ्लैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो आई थिंक दैट एज फार एज द, बिकॉज हमने तो सोचा था आप सिर्फ मिलिट्री के बारे में पूछेंगे, तो मिलिट्री जो नहीं, ये बातचीत करना इसलिए जरूरी है कर्नल टिक्कू की देश की जनता जो है हर कोई इस बारे में बात कर रहा है. आलोक जी, जो अभी कर्नल टिक्कू ने बताया, क्योंकि ट्रंप का ये अति उत्साह और उसके बाद दोनों देशों को बराबरी पे लाकर रख देना, ये सिर्फ सरकार के अगर हम देखें स्तर पे या फिर सेना के स्तर पे नहीं, बल्कि एक भारतीय हर भारतवासी को ये बहुत चुभ रहा है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं है. पाकिस्तान हमारे बराबर ना कभी था, ना है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि जो जिहादी मानसिकता का देश है उसकी भारत के साथ कभी भी बराबरी नहीं हो सकती. और ट्रंप का इस तरह से चौधरी बनकर बीच में कूदना और दोनों देशों के पहले ही अपना इस तरह का ट्वीट कर देना, ये किसी को भी रास नहीं आ रहा. और उसके बाद चाइना का तेजी से आगे आकर, जो कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में इस तरह से खुलकर नहीं बोलता, वो साथ खड़ा होकर अपना बयान जारी करता है कि हम संप्रभुता के साथ है. संप्रभुता, पाकिस्तान की टेररिस्टों की कौन सी संप्रभुता होती है आपस में? ये चीज लोगों को बहुत चुभी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की बातें उठी है, भारत इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही. हर भारतवासी की भावना है, इसको लेकर बातचीत करना बेहद जरूरी भी हो जाता है. आलोक जी, देखिए, पहली चीज आपने कहा चीन ने जो वक्तव्य दिया, चीन ने इस लड़ाई के दौरान कोई भी वक्तव्य नहीं दिया. जब सीज फायर का ट्वीट आ गया उसके बाद उन पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहते हुए उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ. उन्होंने जब भारत के एनएसए से बात किया तो उन्होंने कहा हम पहलगाम हमला की निंदा करते हैं और हम आतंकवाद का हमेशा विरोध करते हैं. तो उन्होंने जो कहा वो कहा. उनको दोनों देशों से बात करनी थी, उन्होंने दोनों देशों से बात की. और अगर आप देखें इस लड़ाई के दौरान
सवाए इसके कि चीन के इक्विपमेंट का प्रयोग हुआ, चीन के प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग हुआ, चीन की मिसाइलों का प्रयोग हुआ, चीन ने वक्तव्यों के मामले में बिल्कुल ही निष्पक्षता और न्यूट्रलिटी बना के रखी। अमेरिका की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो इस चीजों में मीडिएट करे। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके के व्यक्ति हैं, वो एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, वो एक बिजनेसमैन है जो राजनीतिक पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। और चूंकि रूस यूक्रेन, उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं गाजा और इजराइल का युद्ध खत्म कर दूंगा, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो अब उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर, वो ऑलरेडी काफी लो होती जा रही है। उनको कोई सफलता चाहिए थी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की इस बात का। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने क्यों ये बात मान ली। अब इसकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमें कोई ऐसा इंसेंटिव दिया गया, जैसे उन्होंने ट्रेड डील की बात की हो, या उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख लो। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा से मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को जितना नुकसान करती है, आप कोई भी युद्ध उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंडस वाटर ट्रीटी की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, वो बहुत ज्यादा है बजाय किसी युद्ध के, क्योंकि युद्ध तो थोड़ा टेम्परेरी लोकलाइज्ड नुकसान पहुंचाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करती है। तो ये बात समझनी चाहिए। हो सकता है कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया, या जैसा कर्नल साहब ने बोला कि ऐसा लगा उनको कि ये न्यूक्लियर परमाणु युद्ध शुरू हो रहा है। क्या भारत की जिम्मेदारियां थी, ये हमें नहीं मालूम। और मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्र का नेतृत्व है वो वही कदम उठाएगा जो राष्ट्र हित में होगा। कई बार जो है जनता जो है अनभिज्ञ रहती है वास्तविकताओं से। क्योंकि देखिए, कल आपने देखा डीजीएमओस की ब्रीफिंग में भी उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री जो ऑपरेशनल फिगर्स हैं वो नहीं बताएंगे। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब हमें समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि जनता जो है निराश हुई इस सीज फायर से, और स्वाभाविक है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान की सीज फायर की खबर हमें वॉशिंगटन डीसी से मिल रही है तो ये समस्याग्रस्त है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पे भी बात करेंगे। तो ये हमारी जो शिमला एग्रीमेंट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो भी अब खत्म हो रहा है, क्योंकि शिमला समझौते का जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि हमने कहा कि हमारे इस मुद्दे में किसी तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, हम इसको द्विपक्षीय रूप से ही सुलझाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वो अब जो चीज खत्म हो गई वो नुकसानदायक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे राष्ट्र के नेतृत्व ने, सेना के नेतृत्व ने समझा होगा कि हमारे उद्देश्य पूरे हो गए, अब इसके आगे युद्ध को जारी करना भारत के दूरगामी हित में नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ग्रोथ कर रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ऐसे में अगर एक युद्ध चलता रहता तो हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था डीरेल हो जाती। हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप या पश्चिमी देशों ने हमें कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा हो जो हमें लगा हो कि हमारे हित में है इस वक्त, क्योंकि ट्रंप ने उसके बाद ये भी कहा कि हम उनके साथ बहुत व्यापार करेंगे एंड वी विल हैव वेरी गुड रिलेशंस। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई ट्रेड डील इस तरीके की दी हो, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स दिए हो जो हमें बहुत अच्छे लगे हो, और हमें लगा हो कि चूंकि अब हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, अब हमें युद्ध विराम कर लेना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई ट्रेड डील दी हो, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो दोनों देशों के बीच में तो भावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को हमेशा से नुकसान पहुंचाया है, भारत के लोग भी अब त्रस्त हो चुके हैं। और वो शायद यही चाह रहे थे कि इस बार आर पार की कार्रवाई हो जाए, इसलिए उनकी भावनाएं आहत होती है। अब इस पूरे फैसले के पीछे की वजह क्या है ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज जिसपे थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि जो बात ट्रंप ने कही थी, या जिस तरह से कल हमारी सेना ने सबूत दिखाए हैं कि किस तरह से सैन्य ठिकानों को तहस नहस किया गया, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान बैकफुट पे था, उसको भारी नुकसान हुआ है, वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। और जो हमारी तरफ से कहा गया, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने फोन किया था, जिसको ये कह सकते हैं कि डर के मारे फोन किया था, और उसके पहले उन्होंने अमेरिका से गुहार भी लगाई थी कि आप उनको मना करो। इस बात में दम साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि भारत इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एज पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। भले पाकिस्तान अपनी आवाम को कुछ भी चूरन खिला रही हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये सैटेलाइट तस्वीरें और जो सबूत सामने कल सेना ने पेश किए हैं उससे साफ साफ पता चलते हैं। तो ये बात सही है कि कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, हाथ पाकिस्तान की तरफ से ही बढ़ाया गया था कि आप थोड़ी शांति रख लीजिए, जिसे सीज फायर कह रहे हैं। हमारी सेना ने अंडरस्टैंडिंग कहा है उसको, कि अंडरस्टैंडिंग रखने की बात कही गई है। पाकिस्तान के लोग क्या बात करेंगे?
पहले तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई आपने फतह कैसे घोषित कर दी, आप जीत कहाँ गए, ये तो बताओ अपनी जनता को। बात आज हो रही है, हो गई मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी खबर है, अभी आज बात होनी थी 2:30 बजे, वो हो गई है बात। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो भी नैरेटिव, आप ये सुनिए कि शहबाज शरीफ ने जो कहा है, उसने क्या कहा है। उसने कहा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में इस युद्ध को रुकवा दिया। तो कौन आभारी होता है? जो हार रहा होता है, जो दब रहा होता है, वो आभारी होता है। भारत के तो किसी नेता का ये ट्वीट नहीं आया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं। तो पाकिस्तान ने अपना आभार व्यक्त किया है क्योंकि वो दब रहा था, उसको है। दूसरी एक चीज हमें हमेशा समझनी चाहिए कि 2-3 दिन के युद्ध में चाहे जो भी हुआ, ये बात दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान जो है उसको आगे नहीं ले जा सकता था। पाकिस्तान की आर्टिलरी एम्यूनिशन सिर्फ 4 दिन की थी, उनके तेल की जो भंडार थे वो 7 से 10 दिन के थे। ऑलरेडी उनके यहाँ जो है, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां पे सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे तेल को कंजर्व करने के लिए। तो ऐसे तो कदम वहां उठने लगे थे। अगर 2-4 दिन तक और कॉन्फ्लिक्ट चलती तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी होती, और सेना की भी जो कैपेसिटी थी इस युद्ध को चलाने की, वो भी कम हो जाती। और इसी कारण पाकिस्तान जो है आज अमेरिका का शुक्रगुजार है कि उन्होंने युद्ध विराम के लिए पहल की। तो ये पाकिस्तान की ट्वीट बड़ी क्लियर है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर से जितने भी वक्तव्य आए हैं, उन्होंने सबने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। भारत के अंदर से आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया हो युद्ध विराम कराने के। बिल्कुल, हमारे यहाँ हम जनता सेना का शुक्रिया अदा करती है और भारत सरकार सेना पे भरोसा करती है। चलते चलते आखिरी सवाल कर्नल टिक्कू आपसे, इज ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन? ऑपरेशन, पहले मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मैं आपके 2 विषय यहाँ उठे हैं, क्योंकि आलोक जी ने जो बोला पाकिस्तान के पास 4 दिन की एमुनिशन थी, 3 दिन का तेल था, इसीलिए लोग बहुत नाराज हैं कि वो जो मौका हमने अपने हाथ से खो दिया। पाकिस्तान की जो सरदर्द हमेशा पिछले 75 साल से सता रही है वो खत्म हो सकती थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गई, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं मानता कि इंडिया को आप खरीद सकते हैं ये बोल करके हम आपको ट्रेड डील देंगे। आई थिंक दैट इज बिलो आवर डिग्निटी। हमने 2 वजह से इसको एक्सेप्ट किया। एक कि हमारे जो इमीडिएट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने प्राप्त किए थे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो सरकार है हमारी, मेरे ख्याल से ये या कोई भी सरकार इस स्थिति में होती, वो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है पिछले कई सालों से हो रही, जो एक पटरी पर आई है, वो उसको डिरेल नहीं करना चाहते थे बाय प्रोलॉन्ग्ड वॉर। मेरे ख्याल से यही 2 वजह हैं जिससे हमने इसको एक्सेप्ट किया। ट्रेड डील वगैरह मेरे ख्याल से 12 दिन छोटी मोटी चीज़ों से के ऊपर बिकने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ वेरी मच ऑन, क्योंकि सिंदूर जिन वैश्यों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक रहेगा जब तक एक एक जिहादी पाकिस्तान में ख़त्म न हो जाए, जब तक एक एक वो अथॉरिटी जो उसके पीछे उसको चला रही है जब तक वो ख़त्म न हो जाएगा। देयरफॉर ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। हाँ, इसका आकार बदली हो जाएगा। जैसे आलोक जी ने बताया, एक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो हमने उनके ऊपर करी है वो है IWT को अबेंस में रखना। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और पाकिस्तान के अंदर खासकर पंजाब प्रोविंस में, जहाँ पर फौजी फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा ज़मीन है, फौजियों का सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और 90% वो पंजाब प्रोविंस 90% वो इंडस वाटर पर डिपेंड है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत बड़ी चोट लग जाएगी। सो ओवरऑल आई थिंक ये 3 दिन का जो इंटेंस एंगेजमेंट रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल से देयर आर मेनी गुड टेक अवेज फॉर इंडिया फ्रॉम इट। बिल्कुल, और ऐसा कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर तो चलता ही रहेगा। पाकिस्तान भले ही अपने आवाम को मूर्ख बनाता रहे कि हमने फतह कर लिए, लेकिन ये साफ दिख रहा है
कि अब तक की ये सबसे छोटी जंग रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इससे पहले चाहे वो 48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 3 दिन के अंदर अगर हम इसे युद्ध कहते हैं तो 3 दिन के अंदर चलने वाले इस युद्ध में शायद पाकिस्तान को इस समय सबसे बड़ा सबक भी मिला होगा। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके जितना भी रोता रहे, लेकिन वो जानता है कि भारत क्या कर सकता है और अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो क्या करेगा। अगर ये सबक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, एक नया ऑपरेशन चलेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आलोक जी और टिक्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांचजन्य की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।